हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जैव प्रक्रम मनुष्यों में पोषण, उसी का हम अगला भाग देख रहे हैं। हमने पहले भाग में देखा था कि स्वयं पोषी पोषण क्या होता है और जैव प्रक्रम क्या होता है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी यानी हमें देख के लग रहा है कि इस नाम से ही पता चल रहा है। विषम पोषी यानी जो दूसरों से पोषण करते हो, मतलब जो अपने आप अपना भोजन बनाकर अपना पोषण ना करे, दूसरों से पोषण प्राप्त करे, ऐसे पोषण करने वाले प्राणियों को या सजीवों को विषम पोषी पोषण कहेंगे या विषम पोषी कहेंगे कि मतलब वो विषम पोषी पोषण करते हैं। अब ये विषम पोषी पोषण जो है 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। सबसे पहला प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण। तो ये विषम पोषी पोषण 3 प्रकार से होगा: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। एक एक करके हम 1 बाय 1 डिटेल में जानेंगे। प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। मतलब जैसे मान लो आप कोई खाना खा रहे हो, कोई भी चीज़ खा रहे हो, समोसा वगैरह खा रहे हो, उसे आप अंतर्ग्रहण संपूर्ण मतलब पूरी तरह से अपने पेट में ग्रहण कर लेते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। अब देखो, पाचन ऐसा नहीं कि आपने मुंह में चबाया पाचन हो गया। वो जब तक शरीर के अंदर नहीं जाता तब तक वहाँ पे वो पचता नहीं है। मतलब शरीर के बाहर या फिर मुंह में पाचन नहीं होता है। पेट के अंदर जब हमारा आहार नाल द्वारा भोजन अंदर जाएगा, पेट के अंदर छोटी आंत तक पहुँचेगा, तब वहाँ पे जाके पूर्ण पाचन होता है। मतलब ऐसे प्राणी जो भोजन को अपने अंदर लेते हैं और उनका पाचन करते हैं, वो प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जैसे अमीबा और मानव। अमीबा भी क्या करता है, अपना भोजन शरीर के अंदर लेके तब पचाता है, और मनुष्य भी शरीर के अंदर भोजन को लेकर तब पचाता है। सेकंड, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे आप देखते हो कि अगर कहीं कुत्ता वगैरह मरा हो या कहीं किसी इलाके में कोई प्राणी मर गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, छोटे छोटे जीव उसका अपघटन कर देते हैं, उसका अवशोषण कर लेते हैं और धीरे धीरे वो पूरा शरीर समाप्त कर देते हैं, खा जाते हैं। ऐसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें मृतजीवी पोषण कहेंगे। जैसे फफूंदी और कवक, ये सभी सड़े गले पदार्थों के ऊपर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। थर्ड है परजीवी पोषण। अन्य परजीवी पोषण, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ना उसको मारेंगे ना चबाएंगे, बस उसके शरीर के या तो अंदर चले जाएंगे या तो बाहर ही रहेंगे और अपना पोषण प्राप्त करेंगे। जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या होती है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी वनस्पति है जो परजीवी पोषण करती है। तो अमरबेल क्या होती है, दूसरे वनस्पतियों के ऊपर फैल जाती है। जैसे मान लीजिए ये अमरबेल है, अमरबेल का पौधा है, लताएं हैं, यहाँ पे दूसरा पेड़ है, आम का पेड़ या कोई पेड़, तो ये इसके ऊपर पूरा फैल जाएंगी और इससे इसका भोजन चूस लेंगी। इस प्रकार ये अपना पोषण करती हैं। उसके बाद जू सरों में रहकर खून चूसती हैं। इस प्रकार वो अपना पोषण करते हैं। फीता कृमि एक कह सकते हो सफ़ेद कलर के होते हैं और ये फीते के आकार के होते हैं। फीता मतलब सफ़ेद कलर की पट्टी जैसे होते हैं। ये भी दूसरे जीवों के अंदर रहकर ये भोजन अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा विषम पोषी पोषण 3 प्रकार से होता है। प्राणी संपोषण, जिसमें जीव भोजन को अंतर्ग्रहण करके पूरा पाचन करता है। मृतजीवी पोषण, जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण ग्रहण करता है। और परजीवी पोषण, जिसमें जीव दूसरे प्राणियों के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है यह हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। अमीबा में पोषण देखिए, ये है अमीबा।
अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ये पूरी उसकी एक ही कोशिका है, ये उसका केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक, मध्य में केंद्रक होता है। अब जैसे मान लीजिए अमीबा के बाजू में अमीबा के पास में भोजन का एक टुकड़ा है, तो अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। मतलब इसके जो अंग हैं इनकी सहायता से वो घेर लेता है। पहले उसने भोजन देखा, महसूस किया कि हाँ यहाँ भोजन है, फिर उसने उसको घेर लिया कि आजा भाई आज तुझे निपटा देंगे। उसने ऐसे घेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक घेर लिया। अब ये जगह बनी है इसी को कहते हैं खाद्य रिक्तियाँ। खाद्य रिक्तियाँ मतलब इसी में खाना आएगा, इसी रिक्तियों में खाना जमा रहता है। अब ये जो उंगली जैसी संरचना दिख रही है इसको कूटपाद या पादाप भी कहते हैं। ये उंगली जैसी संरचना होती है, इसको कूटपाद या पादाप भी कहते हैं। और यहाँ पे ये भोजन जमा होता है, इसी खाली जगह को खाद्य रिक्तियाँ कहते हैं। अब क्या होगा, खाद्य रिक्तियाँ बनने के बाद खाद्य रिक्तियाँ में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों से किया जाता है। जब ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा, अब इसका विघटन होना चालू हो जाएगा। उसके बाद ये अंदर ले लिया जाएगा और भोज्य पदार्थ जो है शरीर के अंदर आ गया और इसे पूरी तरह से पैक कर लिया जाएगा। बचा हुआ अब इसे अंदर ले लिया, इसका विघटन कर लिया और अमीबा ने अपना पोषण भी प्राप्त कर लिया। अब बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करेगा। अब जैसे मान लीजिए इसने ये पूरा खाना खाया, अमीबा ने ये पूरा भोजन ग्रहण किया। अब उसके बाद क्या किया, अब ये जो भोजन ग्रहण कर लिया, अब जो बच गया, ख़राब चीज़ बच गई, उसको धीरे धीरे सतह के बाहर भेजेगा, बाहर की ओर भेजेगा कि हाँ चलो निकलो। धीरे धीरे सतह के बाहर की ओर भेजेगा। अब क्या होता है, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं और ये खराब पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं किसी भी अंग से। तो इस प्रकार हमने देखा कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। सबसे पहले अमीबा अपने भोजन को पहचानेगी, फिर खाद्य रिक्तियाँ यानी कूटपाद की सहायता से उसको घेरेंगी, खाद्य रिक्तियाँ बनाएगी और उसे अपने शरीर के अंदर लेके उसका पूर्ण पाचन करेगी और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर की ओर फेंक देगी, निकाल देगी। इस प्रकार अमीबा अपना भोजन ग्रहण करती है। अब उसके बाद हम देखेंगे पैरामीशियम अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। अमीबा वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझना, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और ये एग्ज़ाम के नज़र से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम जो है पैर की संरचना के आकार के होता है। जैसे हमारा पंजा होता है नीचे की तली, वैसे ही पैर की संरचना की तरह आकार होता है इसका। इसके बाहर छोटे छोटे रोए होते हैं। इस प्रकार पैरामीशियम की संरचना होती है। अब ये रोए को कहा जाता है पक्षाभ्य, इन्हीं रोए को कहा जाता है पक्षाभ्य। अब क्या होता है, पैरामीशियम जो है पक्षाभ्य की सहायता से भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। जैसे यहाँ पे पैरामीशियम में एक खाली जगह होती है, अब यहाँ पे भी ऐसे ही भोजन का टुकड़ा होगा, ये इसे अपने अंदर लेगी और फिर इसका पूरे शरीर में पाचन कर देगी और अपशिष्ट पदार्थों को अमीबा की तरह ही बाहर निकाल देगी। तो पैरामीशियम भी अमीबा की तरह ही पोषण करता है। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी IMP, ये एग्ज़ाम में इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। चलिए शुरू करते हैं अब। तो मनुष्य में पोषण कैसे होता है, तो सबसे पहले देखो, अंतःग्रहण किया जाता है, मतलब भोजन को अंदर लिया गया, फिर उसका पाचन होता है, उसके प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ें अवशोषण होते हैं उसके, फिर स्वांगीकरण होता है, मतलब उसमें से प्रोटीन को अलग किया जाएगा, पानी को अलग किया जाएगा, फिर बहिक्षेपण होता है और अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने के बाद उसका बहिक्षेपण यानी बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली है। एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है या फिर कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है, तो आहार नाल द्वारा। कौन सी ग्रंथि द्वारा? आहार नाल द्वारा। ये मुंह से स्टार्ट होता है, मानव के मुंह से स्टार्ट होता है यहाँ से, और ये गूदा तक फैला होता है। अब इसमें कई सारे अंग आते हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। तो
मानव का जो आहार नाले, अभी हमने देखा कि ये जो आहार नाले मुंह से लेकर गुदा तक फैला होता है। तो पोषण कैसे स्टार्ट होगा? सबसे पहले मुंह में हम कोई भोजन खा रहे हैं, उसके मुंह में रखेंगे, उसका अंतःग्रहण करेंगे, मतलब मुंह में हमने रखा, उसको चबाया, अब दांतों द्वारा उसको चबाते हैं। और जीवा, हमारी जो जीभ है, ये भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। जब भी आप देखोगे, नोटिस करोगे, भोजन को आप जब चबाते हो तो वह गीला होने लगता है, तो उसी को लार कहते हैं। इसे लाला रस भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये लार कहाँ से निकलती है? तो लार ग्रंथि द्वारा निकलती है। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं, या लाला रस भी कहते हैं। इस प्रकार से इसको 2 से 3 नामों से जाना जाता है। क्या किया हमने? सबसे पहले भोजन के टुकड़े को मुंह में रखा, दांतों द्वारा चबाया, चबाने के बाद वो जीभ उसे गीला कर देती है। कैसे गीला करेगी? तो लार के द्वारा, जो कि लार ग्रंथि से निकलती है। अब उसके बाद भोजन ग्रसिका। अब ये जो भोजन है, अब एक ग्रसिका नली से होते हुए, यहाँ से हमने भोजन को खाया, अब यहाँ मुख से होते हुए अब ये भोजन का टुकड़ा ग्रसिका से होते हुए जाएगा। अब ये भोजन का टुकड़ा ग्रसिका से होते हुए हमारी नली तक जाएगा। तो क्या होता है? मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। तो ये जो ग्रसिका है, यही भोजन को अमाशय तक लेके जाती है। अब ये कैसे लेके जाती है? तो क्रमाकुंचन गति द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है कि ग्रसिका के अंदर कौन सी गति पाई जाती है? तो क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति का मतलब होता है पतला होना, फिर मतलब सिकुड़ना और फैलना। जैसे मान लीजिए ये ग्रसिका है, ये पहले सिकुड़ गई, फिर फैल गई, फिर सिकुड़ गई। तो इस प्रकार सिकुड़ रही है, फैल रही है, सिकुड़ रही है, फैल रही है, यही गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। जैसे पंप काम करता है उस प्रकार ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन, यही क्रमाकुंचन गति कहलाता है। संकुचन यानी सिकुड़ना, शिथिलन यानी फैलना। तो क्या हुआ? जीभ में हमने भोजन को रखा, उसको चबाया, उसको ग्रसिका द्वारा अमाशय तक भेजा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अमाशय में 3 चीज़ें उत्पन्न होती हैं: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा। अमाशय में 3 चीज़ें उत्पन्न होगी: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, श्लेष्मा और पेप्सिन। तीनों का काम क्या है वो हम देखेंगे। तो अमाशय में जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होगा, ये क्या करता है? ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और ये जो श्लेष्मा है, ये अमाशय का जो आवरण है, सतह है, उसको इस अम्ल से रक्षा प्रदान करता है। क्या हुआ? भोजन आया, उसको HCl ने मिलाया, मतलब उसे HCl मिला और वो एसिडिक हुआ, लेकिन अमाशय की सतह को क्षति ना पहुँचे, तो श्लेष्मा उसे रक्षा प्रदान करता है। पेप्सिन क्या करता है? पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें अमाशय में ही पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने लगता है, प्रोटीन का पाचन करने लगेगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होती है। और प्रोटीन का पाचन करने के लिए ही HCl निकलता है, ताकि पेप्सिन इसे आसानी से पचा सके। श्लेष्मा क्या करता है? अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। मतलब ये जो अमाशय है, ये जो अमाशय दिख रही है, इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, इसको क्षति ना पहुँचे HCl से, इसलिए यहाँ पे जो श्लेष्मा की परत होती है। श्लेष्मा क्या होता है? तो श्लेष्मा वो गाढ़ा लिक्विड द्रव्य होता है, जो कई बार आपने देखा होगा नाक से निकलता है, वो वही श्लेष्मा कहलाता है। तो ये गाढ़ा लिक्विड द्रव्य होता है, वही HCl से इसको रक्षा प्रदान करता है। उसके बाद क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, जो कि यहाँ तक फैला होता है। अमाशय से जाने के बाद भोजन क्षुद्रांत में आता है। क्षुद्रांत आंतरस कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सभी का पाचन होता है। क्षुद्रांत में हमने जो भोजन खाया है, वो जब पहुँचेगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में होगा, वसा का पाचन वसा अम्ल में, और प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में। तीनों पॉइंट याद रखना, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। तो यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है, मतलब यकृत से, ये जो यकृत दिख रहा है आपको, यहाँ से पित्तरस आता है,
और पित्तरस पित्त लवण की भांति काम करता है, जो कि वसा अम्ल ग्लिसरोल में पाचन कर देता है। यहाँ से पित्तरस आएगा, छोटी आंत में मिलेगा और वसा का जो पदार्थ है, वसा जो है यानी जो चर्बी वगैरह होती है, उसका पाचन कर देगा ग्लिसरोल में या वसा अम्ल में। अब अग्नाशय से क्या होता है, तो अग्नाशयिक रस आता है, जो कि एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। अब इन तीनों का काम क्या होता है, प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम बनाएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम पचाएगा, वसा लाइपेज पचाएगा, स्टार्च को एमिलेज ग्लूकोज पचाएगा, मतलब पचाकर ग्लूकोज में बदल देगा, लाइपेज पचाकर वसा अम्ल में और प्रोटीन पचाकर पेप्टोन्स में। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रिप्सिन कौन सा काम करता है, तो प्रोटीन को पचाने का, लाइपेज वसा को पचाने का और एमिलेज स्टार्च को पचाने का। अब स्टार्च को पचा के एमिलेज ग्लूकोज में बदलेगा, वसा को वसा अम्ल में और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में। ये तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी अच्छे समझ लेना, याद रखना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो भोजन आया, अमाशय में गया, अमाशय से बाद छोटी आंत में गया, छोटी आंत से पित्तरस आया और यहाँ पे तीन चीज़ों का पाचन हुआ। कौन कौन सी चीज़ें, तो प्रोटीन, वसा और स्टार्च, प्रोटीन, वसा और स्टार्च। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे छोटी आंत में मुख्य रूप से पूर्ण पाचन हो रहा है भोजन का। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से भोजन जो है बड़ी आंत में जाता है। अब यहाँ से भोजन बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत, आपको ये जो साइड वाली आंत दिख रही है, ये होती है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत क्या होता है, बड़ी आंत में क्या काम होता है, यानी बृहदांत्र। तो या फिर अब देखो और एक चीज़ कि हमने जो प्रोटीन पचाया है, वसा पचाया है, स्टार्च पचाया है ग्लूकोज के रूप में, वसा अम्ल के रूप में, पेप्टोन्स के रूप में, उसे दीर्घरोम अवशोषण करता है और सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है। मतलब ये जो छोटी आंत है, इसमें दीर्घरोम साइड में होते हैं, जो इसका अवशोषण करके नलिकाओं में, हमारी जो रुधिर नलिकाएं, नसें होती हैं, उसमें भेज देता है। ये सभी प्रोटीन को भेज देता है और वो फिर उस खून में, हमारे रुधिर में मिलने के बाद पूरे शरीर में फैला दी जाती है। उसके बाद बृहदांत जल का अवशोषण करता है, वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर देता है। लास्ट में जब छोटी आंत द्वारा भोजन जो पचा है, उसका बृहदांत अवशोषण कर लेता है, उसमें से पानी और अपशिष्ट पदार्थ यानी वर्ज्य पदार्थ को गुदा के रास्ते से बाहर निकाल देता है। इसने क्या किया, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया गुदा के माध्यम से और पानी को अवशोषित कर लिया। कुल मिला जुला के फिर से समझिए पूरी बात। अगर कहीं पे डाउट हो ज़रूर पूछना। चलिए देखिए क्या हुआ। यहाँ से भोजन हमने खाया, दांतों द्वारा चबाया, फिर लार ग्रंथि निकली, जीवा से लार ग्रंथि द्वारा लार निकला, उसे भोजन को उसने गीला बनाया। अब वो धीरे धीरे आसानी से निकला जा सकता है। वो ग्रसिका के माध्यम से अमाशय में जाएगी। और ग्रसिका कैसी गति करती है, क्रमाकुंचन। अमाशय में HCl उत्पन्न होगा, पेप्सिन और श्लेष्मा। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, अमाशय उसकी सहायता करता है। और श्लेष्मा जो है HCl से अमाशय को रक्षा प्रदान करती है। यहाँ से अब भोजन जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत, छोटी आंत में पित्तरस आके इनको पचाने में सहायता करता है। छोटी आंत में मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, वसा का वसा अम्ल में, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में। अब ये कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, तो प्रोटीन का पाचन करते हैं ट्रिप्सिन पाचन करके पेप्टोन्स बनाता है। वसा का पाचन लाइपेज करता है, जो कि वसा अम्ल बनाता है। स्टार्च का पाचन एमिलेज करता है, जो कि ग्लूकोज बनाता है। इस प्रकार छोटी आंत में पूरा पाचन हुआ और उसके बाद जो पानी और वर्ज्य पदार्थ है वो बड़ी आंत अवशोषित करता है और पानी को अवशोषित करने के बाद वर्ज्य पदार्थों को गुदा द्वारा बाहर निकाल देता है। इस प्रकार मनुष्य में पूरी पाचन की क्रिया होती है। आई होप आपको मनुष्य में पाचन और विषम पोषण टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।